और हम पढ़ रहे हैं लिपि का विकास। ठीक है, लिपि का विकास। लिपि क्या होती है? अक्षर लिखने की प्रणाली होती है। सर्वप्रथम ध्यान दिया था विलियम जॉन्स ने, इतना याद रखना है। ठीक है, देखो लिपि, प्राचीनतम लिपि पढ़ेंगे अपन। विश्व वैश्विक दृष्टि से देखें तो प्राचीनतम लिपि कौन सी? चित्रलिपि। और भारतीय दृष्टि से देखें तो सिंधु लिपि। ठीक है, उसके बाद देखो वैश्विक में क्रम पढ़ लेते हैं। चित्रलिपि के बाद प्रतीक, प्रतीक के भाव, भाव, भाव के बाद ध्वनि लिपि। ठीक है, और ध्वनि कैसी होती है? दो प्रकार की बांटती है। फिर वर्णात्मक में तो आती है रोमन, और अक्षरात्मक में आती है भारतीय। ठीक है, ये अपन मतलब भारतीय में, भारतीय लिपि कौन सी है? ध्वनि अक्षरात्मक है, इतनी याद रखना है। और देखो फिर उसके फिर तीन भाग बांटती है, तीन टाइप की होती है। तो सिंधु, एक ब्राह्मी, एक ख्रोष्टी। क्रम से लिखी है, ये 4000 BC थी, ये 400-500 BC थी, और ये ख्रोष्टी 300 BC थी। ठीक है, अब देखो सिंधु का अपने नहीं यूज करते, हमें करते हैं ब्राह्मी का यूज। ठीक है, अब ब्राह्मी को फिर दो भागों में बांटती, एक तो थी उत्तरी और एक दक्षिणी। यानी उत्तरी थी शंकु शिरा वाली, और दक्षिणी थी संपुट शिरा वाली। ठीक है, याद रखना थोड़ा चीज़ को। अब देखो उत्तरी का फिर क्रम याद रखना है उत्तरी का। जैसे पहले आएगी गुप्त, ये सदी है इधर, चौथी सदी में, छठी में, आठवीं, नौवीं, ऐसे याद रखना है। याद रखना है गुस्कान, गुप्त, सिद्धमातृका, कुटिल और नागरी, गुस्कान। ठीक है, नागरी नौवीं में, नए से नौ याद रखना, नौवीं के लगभग। ठीक है, और फिर 10वीं आएगी, 10 है शारदा। इन शारदा चली जाएगी उत्तरी, यानी जम्मू कश्मीर क्षेत्र को चली जाएगी। ठीक है, और ये चले जाएगी फिर अपने मध्य क्षेत्र में विकसित होगी फिर ये। ठीक है, या नागरी वाली, ये तो है प्राचीन नागरी। और इसमें स्थिरता कब आएगी? 11वीं सदी के पास, यानी नागरी का मानक रूप या आधुनिक नागरी लिपि है 11वीं-12वीं सदी के पास स्थिरता आ जाएगी इसमें। ठीक है, अब फिर इसमें दो भाग कर दिए, पश्चिमी और पूर्वी। अब देख लेते हैं अपन इसको, नक्शे से समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये देखो ये कौन सी है? उत्तरी क्षेत्र वाली, जो अपन पढ़ी थी ना जम्मू कश्मीर वाली। इसमें जम्मू कश्मीरी, टंकरी, डोगरी, जौनसरी और मुल्तानी, ये देखो ये आ गई उत्तरी। ठीक है, उत्तरी जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र से बटी, यानी इधर यह है शारदा अपनी। ठीक है, इतने याद रखना है शारदा। अब पढ़े अपना नागरी, नागरी आएगी मध्य क्षेत्र में। नागरी देखो मध्य क्षेत्र में आ गई ना। नागरी के फिर दो रूप कर दिए, पश्चिमी और पूर्वी। पूर्वी में आ जाएगी असमी, मणिपुरी, बंगाली, उड़िया, कन्नी, पूर्वी। और पश्चिमी में ये फिर आधुनिक नागरी, यहीं से तो विकसित मानी जाती है। जैसे इसमें हिंदी विकास की लिपियाँ देखो, राजस्थानी, महाजनी, गुजराती, कैथी, मालवी, ये सारी आधुनिक नागरी है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं फिर देखो आधुनिक नागरी लिपि का दक्षिणी रूप क्या कहलाता है? नंदी नागरी कहते हैं, याद रखना थोड़ा सा। और उसके बाद अपन पढ़ते हैं दक्षिणी। देखो हम क्या पढ़ चुके हैं? ये पढ़ ली शारदा 10वीं वाली, 9वीं वाली पढ़ ली, इसी तरह 11वीं में आई थी, पढ़ ली अपन, सारी पढ़ चुके हैं। और ये बची है अपनी दक्षिणी वाली, संपुट शिरा वाली। ठीक है, ये देखो अपन पढ़ते हैं 10, ये देखो दक्षिण में कौन सी आएगी? कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कलिंग। ये देखो ये सारी की सारी क्या है? ये दक्षिणी लिपियाँ। ठीक है, अब पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं अपन लिपियों का, देवनागरी लिपि का नामकरण या विकास सुधार के जो भी प्रयास है वो पढ़ते हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि का नामकरण देखो कौन कौन क्या मानते हैं? गुजरात के नागर ब्राह्मणों से मानते हैं सर्वप्रथम यूज हुआ था इसका, सर्वप्रथम यूज राजा जयभट्ट के लेख में। ठीक है, ऐसे मानते हैं। मतलब उत्पत्ति धीरेन्द्र वर्मा क्या मानते हैं? ये मध्य युग की स्थापत्य शैली के नाम पर से मतलब देवनागरी लिपि का नामकरण किया गया। श्याम शास्त्री क्या मानते हैं? देव प्रतिमाओं के कारण और पाटलिपुत्र नगर और चंद्रगुप्त देव राजा के कारण विषय कोई कहते हैं देवनागरी कहते हैं। और इसका क्या है कि ग्रंथ है जो थे ना, बौद्ध ग्रंथ थे ललित विस्तार में, इसमें उल्लेख था नागलिपि नाम से, इसलिए कहते हैं कि इसके कारण इसका नाम देवनागरी नाम पड़ गया। अब पढ़ते हैं देवनागरी लिपि में सुधार के प्रयास। देखो व्यक्तिगत मुख्य, सर्वप्रथम MG नारायण का दौरा। ठीक याद रखना है। 4 में बाल गंगाधर तिलक, तिलक पान टाइप से। 5 में रमेश चंद्र दत्त, कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, और बार खड़ी सर्वप्रथम तैयार की थी VD सावरकर बंधुओं ने, और इसका यूज हुआ था गांधी जी की हरिजन सेवक में, इतना याद रखना है। और अन्य सुझाव देख लेते हैं। देखो कुछ अन्य सुझाव में कौन कौन आएंगे? देखो श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं कि पंचम वर्ण की जगह अनुसार का यूज करो, ये व्यक्तिगत सुझाव है अन्य सुझाव में। डॉक्टर गोरख प्रसाद क्या कहते हैं? मात्राओं को यूज, व्यंजनों का यूज करो। श्रीनिवास क्या कहते हैं? महाप्राणी की जगह अल्पप्राणों का यूज करो। शिव प्रसाद क्या कहते हैं? आगतों के नीचे मतलब नुक्ता लगाने, जो कह गए पे है ये नुक्ता लगाने की शिव प्रसाद सितारे कहते हैं। और सुनीति कुमार चटर्जी क्या कहते हैं? नागरी लिपि का यूज ही मत करो, ये कहते हैं नॉर्मल लिपि का यूज करो, मतलब पूर्णतः त्याग दिया उन्होंने। ठीक है, अब देखते हैं संस्थागत सुधार के प्रयास जो किए गए थे। ठीक है, संस्थागत में क्या कहेगा? देखो ये देखो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा वाड़िया क्या कहती है कि 12 खड़ी पर चर्चा की इन्होंने। ठीक है, और महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे वाली इन्होंने क्या किया? तिलक फांट पर चर्चा की। और नागरी लिपि सुधार या कका कालिकर समिति का गठन किया 35 में। ठीक है, और इसके कितने प्रस्ताव थे? 14, जिनमें मुख्य थे हैं जैसे आय की 12 खड़ी और शिरोरेखा हटाना। और ये देखो ख को ऐसे लिखना, जय को जय ऐसे पुराना रूप मतलब खत्म कर दिया, नया अपना दिया। ठीक है, और वर्णों की गुंडी लगाना, जैसे बह को पता नहीं चलता है ना बह में, तो जैसे बह को गुंडी लगा दो। गह में दह में पता नहीं चलता, जैसे दह की गुंडी लगा दो, बह दह, ऐसे याद रखना है।
और नागरी लिपि के मानकों को पढ़ाना, जैसे ये हिंदी रूप में पढ़ना 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे याद रखना है। और सम्मेलन एवं गोष्ठियों का आयोजन भी हो गया था संस्थागत रूप में, देखो नागरी प्रचारणी काशीवाड़ी और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागवाड़ा, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं संस्थागत प्रशासनिक। देखो संस्थागत प्रशासनिक, प्रशासनिक मतलब सर्वप्रथम प्रशासनिक रूप से यूपी सरकार ने 31 जुलाई 47 को नरेंद्र देव समिति का गठन किया, जिसकी कुल 9 बैठकें हुई। रिपोर्ट आई 25 मई 49 को। और उसके बाद 28 नवंबर 53 को लिपि सुधार परिषद का गठन किया गया, किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी, तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, उपराष्ट्रपति थे। और नागरी लिपि का अंतिम मानकीकरण यहाँ केंद्र हिंदी निदेशालय ने 83 में किया, ठीक है।